मरादार चारे को ब्रेक अफत बाशुमार वशत कनी गपुत्रान बढ़ जाएँ इम्तियाज़ फ़रहान साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकारी आयम के गपुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फरहान साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो हम बात कर रहे हैं चूँकि इलेक्शन हो गए, हुकूमतें जो हैं सूबों में और वफाक में बनने जा रही है, पावर शेयरिंग हुई है मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। लेकिन इलेक्शन से पहले जो तंदो तेज़ और जो तंजिया बयानात थे मुस्लिम लीग नवाज़ के कायदीन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायदीन की तरफ से, वो तो ख़त्म हो गए। अब एक जो है मुत्तफ़िक हो गए बहुत सारे मामलात में। बुनियादी तौर पर ये हुकूमत बनेगी, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, मुआशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम है। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि दोनों बड़ी पार्टियां हैं, उनका इक़्तिदार में बड़ा तजुर्बा है, पार्लियामेंट का बड़ा तजुर्बा है, तो क्या जो है वो इस मसाइल को, चैलेंजेस को किस तरह फेस करेंगे और ये सियासी और मुआशी बहरान है उसको कम करने में किस हद तक कामयाब होंगे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर इलेक्शन में भाजन इसी तरह की बातें आती हैं सामने। ये चैलेंजेस, इकोनॉमिकल चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस, ये सारी बातें होती हैं हर इलेक्शन। कोई भी इलेक्शन उठा के देख लें, फिर यही सवाल होता है, हम और आप यही सवाल करते हैं कि ये आने वाली हुकूमत कैसे होगी। ये सारी चीजें चलती हैं। देखिए, जो पॉलिटिशियन होता है ना, वो मसाइल का पैदा करता है जहाँ पर, तो वो हल भी जानता है उसके, और ये मसाइल का हल डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियन के पास ही होता है। बस उन्हें काम करने देना चाहिए। आप उन्हें काम करने दें, अकाउंटेबिलिटी उनकी हर इलेक्शन में होती है, हर इंतखाब में होती है। यहाँ जो सियासत में मुदाखलत होती है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट करे या कोई भी लोग करे, कोई भी ग्रोह करे, वो बस गड़बड़ है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल है। और एक दूसरे के खिलाफ देखें ना, अब जैसे एक बात हम ये करते होते हैं कि जनाब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बात की थी, अब ये आपस में मिल गए इक़्तिदार के लिए। मैं आपको 2018 ले चलता हूँ। 2018 के बाद जब हुकूमत साजी हो रही थी, तो क्या इमरान खान ने, जिनको सबसे बड़ा दहशतगर्द कहता था, उनके पास 6 सीटें थी MQM की, क्या उससे बात नहीं की थी उन्होंने? उसकी हिमायत से नहीं बने थे प्राइम मिनिस्टर? और फिर चले आगे चले, पंजाब का सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही, मुस्लिम लीग क्यों, क्या उससे हिमायत हासिल नहीं की थी? फिर उसके अलावा और दूसरी जमातें भी थी, बाप पार्टी थी, 5-6 पार्टियों के साथ उन्होंने मिल के हुकूमत बनाई थी सब उसमें। तो सियासत की रेसिपी यही होती है, पूरी दुनिया में यही रेसिपी होती है। इंडोनेशिया के महातीर मोहम्मद, जब वो उनके पास सीटें कम थी, गुज़िश्ता उनका जब हुकूमत साजी हो रही थी, तो वो एक बंदा जो करप्ट बंदा गिरफ्तार था, बकौल जो उसके खिलाफ केस थे, करप्शन केस के अंदर गिरफ्तार था, तो उससे जाके हिमायत मांगी थी। हमें एक तनकीद करना चाहिए, तनकीद बड़ा इस्लाह करना चाहिए हम सबको, और एक हमें रास्ता खुद भी जो हमें मालूम हो मुल्क की इकोनॉमिकल सूरत कंडीशन को बेहतर बनाने का, पॉलिटिकल कंडीशन को बेहतर बनाने का, तो वो हमें मशवरे भी देने चाहिए। तो मैं तो होपफुल हूँ कि सियासत में ऐसा ही होता है। एक असम्बली बन गई है, इख्तलाफात भी होंगे। जब 2008 के इंतखाबात हुए थे, जब इसी तरह से मामलात थे, इसी तरह इख्तलाफात होते थे, दहशतगर्दी पूरे मुल्क में बड़े रूज पर थी। बाद में आपने देखा कि बेहतरी हुई, इसमें कामयाब हुई। आपने देखा उस वक्त 2 बराह रास्त बहुत बड़े ऑपरेशन हुए थे, राय रास्त और एक और था वो जो जनरल कियानी साहब ने किया था, पूरा सवात वैली के अंदर हुआ था, बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। सूफी मोहम्मद वाला मामला था, आपको याद होगा वो उसमें। तो ये चैलेंजिंग होते हैं, चैलेंजेस आते हैं। सियासतदान को हम जहाँ मसाइल हल करने, मसाइल का सबब बताते हैं, वहाँ मसाइल हल करना भी इन्हीं के इख्तियार में होता है भाईजान। लेकिन आपकी ठीक है फरहान साहब, लेकिन जो जमातें अगर इस वक्त जो हैं वो इलेक्शन हार चुके हैं, उसकी सीटें चली गई हैं, अपोजिशन में हैं, या कुछ जमातें जो हैं वो सीटें लेने को तैयार नहीं। हमने देखा कि इलेक्शन से पहले जो GDA, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, नून लीग और MQM के दरमियान इत्तेहाद बनी थी, इसमें 2 जमातें जो हैं हुकूमत बनाने जा रही हैं, MQM और नून लीग। तो GDA जमीयत के साथ और जमात इस्लामी के साथ एहतजाज कर रही है। आज उन्होंने भी एहतजाज किया, और सिंध असम्बली में जो अरकान अल्फ लेने जा रहे थे, उनका कहना था कि हम इनको सिस्टम को जैम करेंगे। तो आप नहीं समझते हैं कि अब इलेक्शन हो गया है, इन जमातों को भी फरागदिली का मुजाहरा करना चाहिए, जो हुकूमत बनेगी उनका साथ दें? इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वो एहतजाज करें या सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करें? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, सियासत में एहतजाज ही फराग दिली होती है। अच्छा। उसकी वजह यह होता है कि एहतजाज का मतलब है कि वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रही है अपोजिशन, उसमें बस वायलेंस नहीं होना चाहिए। एहतजाज इनका हक है,
एहतजाज भरपूर होने चाहिए, अपोजिशन भरपूर होनी चाहिए असेंबली के अंदर। यही फराग दिली होती है, इसी को हम फराग दिली कहते हैं कि एहतजाज के साथ आप अपनी बात करते हैं मगर वायलेंस नहीं होना चाहिए, उसमें वायलेंस होगा तो वो गड़बड़ होती है। तो ये अपना काम कर रही है जो जमातें, अपनी बात बता रही है कि जनाब हमें ये शिकायत है ये इलेक्शन में। लेकिन देखें बात ये आ रही है कि जो सीटें नहीं ले सके, जो नाकाम हुए, वही एहतजाज कर रहे हैं। ये भी एक बात है ना, जाहिर है कि उनको तो गुस्सा भी होगा, अफसोस भी होगा। तो ये मैं नहीं समझता कि कोई ये एंटी डेमोक्रेसी या कोई सियासत के खिलाफ ये बातें हो रही हैं। जब तक वायलेंस नहीं होता मैं समझता हूँ ये उनका हक है और ये बिल्कुल भरपूर है। आज अभी भी मैं असेंबली के पास ही से निकल के आया हूँ, प्रेस क्लब में खड़ा हुआ हूँ, उधर एहतजाज चल रहा है। अब इस पे बातें हो सकती हैं, अच्छी बात भी हो, नेगेटिव बात भी हो सकती है, पॉजिटिव बात भी, कि कुछ भी नहीं है, कितने चंद सुबह से क्या हुआ, ओथ भी हो गया, उन्होंने बोला था हम ओथ नहीं लेने देंगे, हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बात तंजन कहें। सियासत में ऐसी होता है, उनको भी वो भी इतने वो नहीं है कि उनको पता है कि अगर इस तरह से ओथ रुकेगा तो क्या होगा, पॉलिटिकली क्या गड़बड़ होगी, ये उन्हें भी पता है इस बात का। तो ये मैं तो कहता हूँ सियासत में एहतजाज ही फराग दिली है कि एहतजाज का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, जो एक उन्हें आइन भी हक देता है, जमहूरियत भी हक देती है, सब लोग हक देते हैं। तो ये इसको चलते रहना चाहिए, एहतजाज भी चलना चाहिए, सरकार भी चलनी चाहिए। हाँ, ये जो आपने एक सवाल किया था कि जी हुकूमत, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से अभी तक कोई हुकूमत ने अपनी टर्म पूरी नहीं की। भुट्टो साहब अपनी टर्म पूरी कर सकते थे लेकिन उन्होंने बिफोर इलेक्शन अनाउंस कर दिया था। अभी 2002 से आप देखें, मुशर्रफ के दौर से असम्बलियां मुद्दत पूरी कर रही हैं अपनी, हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर रही। अब ये भी अगर हम ये कायम कर दें मामले को कि हुकूमत होने लगे, हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करे तो और अच्छा हो जाएगा। असम्बली तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुद्दत पूरी कर रही है अभी तक, ये तो है सामने। अच्छा फारूक साहब, दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो मरकज़ में हुकूमत बनने जा रही, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और नून लीग को वज़ारत अज़्मा के लिए सपोर्ट करेगी, उनको वोट देगी, लेकिन वो कहते हैं कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और दूसरी तरफ जो एम आइनी ओहदे हैं वो भी उन्होंने हासिल किए हैं, जैसे कि चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी का होगा, सदारत का ओहदा पीपल्स पार्टी को भी दी जाएगी, लेकिन काबीना का हिस्सा वो नहीं बनने जा रही। आप क्या समझते हैं कि वो काबीना का हिस्सा या वफाकी जो काबीना है, जो वजारतें, उससे लेने क्यों कतरा रही है? क्या मकासद हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, एक एक्सपीरियंस है ना, ये वाला एक्सपीरियंस भी आपके मेरे सामने आया, इससे भी हम गेन करेंगे। ये भी हम देखेंगे कि सियासत में ऐसा भी हो सकता है, हुआ है, हो रहा है। तो यही होता है कि जब उन्होंने अपनी पोजीशन देखी है तो वो एक आईनी, देखिए आईनी अगर आप बात करेंगे तो प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो एक है कि जी चले जी 5 साल के, अल्लाह ना करे कोई बीच में कोई ऐसी बात आ जाए तो उसके बगैर तो वो पूरे 5 साल पूरे करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा आईनी होता, स्पीकर तो उनके पास जा रहा है, अपना नून का होगा स्पीकर, वो दूसरा आईनी होता है। तीसरा आईनी होता है वो चेयरमैन सेनेट का है। अब उसमें मुख्तलिफ बातें चल रही है कि आया वो पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक रखने वाला होगा या ये कि वो कोई पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी का होगा। तो ये है जो, मगर स्पीकर तो उनके पास जा रहा है, एक सदर के पास चला गया। और देखिए इस वक्त सदर की भी हैसियत जो है ना, सदर भी कोई ऐसा ही चाहिए। मिसाल के तौर पर लोग ये बात करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इसलिए गुस्से में है कि उनसे वादा था कि वो उनको बनाया जाएगा। लेकिन ये बात मौलाना फजलुर रहमान को भी पता होगी या वो समझ गए होंगे कि मगर उनको भी एक्टिविटी करनी चाहिए थी ना आगे, कि भाई अपनी लॉबिंग करते हैं, उन्होंने लॉबिंग नहीं हुई तो उसकी वजह से एकदम वो अगेंस्ट चले गए। अब कोई भी वजह है, मगर देखें वो किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं गए। आप उनका पूरा उठा के देखेंगे मौलाना फजलुर रहमान का, कि जो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, एक बहुत तजर्बेकार है, वो किसी सियासी जमात के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे। आप ये पूरा का पूरा दे, वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये पॉलिटिकल मैन्योरिंग की है एक मरतबा फिर, और ये मैनेज किया है उन्होंने इलेक्शन को, वो उनको कह रहे हैं, अभी भी उनको कह रहे हैं वो। तो ये इससे हमें एक एडवांटेज लेना चाहिए। लेकिन आज या कल जो ये आसिफ जरदारी साहब का एक अंदाज है, जो तरीका है मुफाहमत वाला, जिसको हम तंजन बातें करते हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी और हम हमारे बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं वो भी तंजन बात करते हैं कि मुफाहमत के बादशाह है, जोड़ तोड़ के बादशाह है फला। यार एक बंदा खुद झुक के आगे बढ़ता हो, झुक के काम करता हो, मिलने जाता हो, यही होता है। हम आप भी एक माशाल्लाह
ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं, मेरा ताल्लुक भी एक ट्राइब से। हमारे आपके यहाँ क्या है लॉ? हमारे आपके यहाँ ये है कि जी हमारे बुजुर्ग खड़े हो तो हम उनकी इजाज़त के बगैर हम बहुत तुर्रम खान होंगे, बहुत तुर्रम खान होंगे, हम नहीं बात कर सकते। और हम जब घरों पे जाते हैं एक दूसरे के, तो हमारे आपके यहाँ ये होता है कि कातिल भी माफ़ हो जाते हैं कि यार वो फला घर पे आ गया है। हमारे सिंध में तो पूरे में यही होता है कि अगर किसी के घर की बेटी किसी के घर पे चली जाए तो कत्ल माफ़ हो जाते हैं, तो न्यानी मेहर कहते हैं हम उसको। तो ये रिवायतें होती हैं। तो अगर वो आसिफ जरदारी ये रिवायतों को अडॉप्ट करता है, हम उसके ऊपर तंज शुरू कर देते हैं, जोड़ तोड़ का माल जा। और भाई और दूसरे भी तो यही काम करते हैं। 2018 में इमरान खान गए थे सब तरफ मांगने के लिए कि जी मुझे वजीर आजम बना दो। उससे पहले ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब थे, उससे पहले अगर आप देखें यूसुफ रजा गिलानी थे, फिर आप देखेंगे कि राजा परवेज अख्तर। तो यही होता है सियासत में, आप जाते हैं, आपके पास नंबर कम होते हैं, फिर आप जाते हैं, और नंबर पूरे होते हैं तब भी आप जाते हैं कि एक सियासी मुफाहमत के साथ आप आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स करने दी जाए और मुदाखलत खत्म कर दी जाए, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बहुत मसाइल वगैरह। अब जैसे IMF का मामला चल रहा है, मेरी ज़ाती राय है, मैं 1993 की बात है या एक बीबी शहीद जो है बेनज़ीर साहिबा, वो इक़्तिदार में थी और उस वक्त ये IMF का प्रेशर आ रहा था, तो उन्होंने जिस खूबसूरती से उस प्रेशर को रिलीज किया था उनका, उस हवाले से, उस एक्सपीरियंस से मैं ये कहता हूँ, मेरी ये राय है, मैं तो जो मेरे दोस्त हैं पॉलिटिशियन या जाम महफिलों में बैठते हैं उनसे यही मैं कहता हूँ कि हमें पूरे मुल्क में, ये मौलाना फजल रहमान से भी गुजारिश है, ये मेरी इमरान खान से भी गुजारिश है, वो पता नहीं करें ना करें, और जितने ये मुस्लिम, ये जितनी जमातें, उनसे मेरी गुजारिश है कि कल से IMF के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू करवा दें कि IMF कौन होता है, पैसे देना दे, नहीं देना नहीं दे, भाई ये शराइत के जी यूं, और हम भी उसको ब्लैकमेलिंग में आते हैं, हम भी यूँ करते हैं। भाई पैसा मैं आपको उस वक्त तक उधार नहीं दूंगा जब तक मुझे ये यकीन ना हो कि आपकी वापसी हो जाएगी और आपके पास आप साहिब इस्तात नहीं है, या आपके गारंटी और साहिब इस्तात नहीं है। ये दुनिया का एक छोटा सा फार्मूला है। तो IMF अगर हमें पैसे देने आ रहा है तो हम पे एहसान नहीं कर रहा, हमारी जरूरत जरूर है लेकिन एहसान नहीं कर रहा। मैं तो समझता हूँ पूरे मुल्क में एहतजाज होना चाहिए IMF के कि जी उसने अगर इस तरह की कोई उल्टी सीधी शराइत रखी तो IMF को बोलो भाई जाओ, पूरे मुल्क में भीख मांगनी चाहिए, हमें एक दूसरे के खिलाफ काम करने चाहिए। इमरान खान लिखे पूरे पाकिस्तान के लोगों को खत लिखे कि जनाब मुझे पैसे दो, मैं पाकिस्तान के खजाने में जमा कराऊंगा, जो हमें IMF से पैसे लेने में। आप उसको खत क्यों लिख रहे हैं? आप खत लिखने के बजाय आप खुद पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में चंदा क्यों कर दें कि आप पैसे दे जी, ये अकाउंट अब मैं पाकिस्तान की हुकूमत को दूंगा ताकि हम IMF के प्रेशर से निकले। तो IMF के प्रेशर से भी हमें सब सियासतदानों को मिलकर निकलना चाहिए। IMF वो थोड़ी है उसके खिलाफ मुजाहरे होने चाहिए, IMF की शराइत के खिलाफ मुजाहरे होने चाहिए। वो जो 2019 या 20 में जो मुआहदा किया गया है इतनी शराइत के ऊपर, वो मैंने आपने थोड़ी किया, मौजूदा हुकूमत ने थोड़ी किया, निगरान हुकूमत ने थोड़ी किया, PTI की गवर्नमेंट ने किया था। वो इतनी सख्त तरीन शराइत के ऊपर मुआहदा किया था, वो भी सामने आना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि ये किन शराइत के ऊपर किया गया था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ फारहान साहब, टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर जब सीनियर साहबी तजियाकार इम्तियाज़ फारहान साहब मेगोमा का पुत्रान कनगा उम्मीद का मराकश दुपा सलास बुतम नलता बलोच रजा बिदी अल्लाह बाउटे।